नमस्कार प्यारे बच्चों, हम फिर से आ गए आपके लिए लेकर के फिजिक्स के क्वेश्चन। क्या लेकर के? फिजिक्स। हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे थे। फिजिक्स का मैंने आपको 1 से लेकर के 40 तक क्वेश्चन 2 वीडियो में करा दिए हैं। आज हम लोग 40 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज ये पूरा एक प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाए तो फिर आपको केमिस्ट्री कराने लग जाऊंगा, फिर बायोलॉजी, फिर ऐसे ही आपको कंप्यूटर, हर सब्जेक्ट कराना है मुझे। तो जल्दी जल्दी हम लोग आगे लेके चलेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मज़ा लेते रहिए, पढ़ते रहिए और खूब आगे जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर होगा 41। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, जरा इसको हम लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं इनकी मनोभावना को, फिर काम को आगे बढ़ाते हैं। कह रहे हैं एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। तो एफएम प्रसारण जो होता है वो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के बीच होता है। 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। तो आपका विकल्प सही होगा ये। अच्छा, कहाँ कहाँ से होता है जरा इसके बारे में लिख लीजिए। VHF का क्या फुल फॉर्म होता है वो भी लिख देता हूँ, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी इसका फुल फॉर्म होता है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। इसका जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज तक। 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, जिसमें रेडियो का प्रसारण किया जाता है। वही 93 बजाते रहो, है ना, ये वाला। चलिए भैया 42। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? वेरी इजी क्वेश्चन भैया, ये होती है 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और जब यही गाना भराने जाते हैं टेप रिकॉर्डर में, जब आप गाना भराने जाते हैं कुछ जो करता है तो थोड़ी सी इसकी चाल बढ़ जाती है। ठीक, चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट है। ये तो आपको पहले भी शायद पहले दूसरे में दोनों में बताया हूँ प्रैक्टिस सेट में। तो सरल है, ये मैक होता है। आप लोगों को मैक का फार्मूला वार्मूला भी बताया था। 1 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, 5 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, सब इसका अर्थ आप सबको बताया था। ठीक, अगला प्रश्न 44, जल्दी जल्दी करेंगे, सरल सरल क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप क्या होता है? ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप क्या होता है? आपसे प्रश्न पूछा गया है ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप क्या होता है। तो ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है भैया वो होता है 118.8 डिग्री सेंटीग्रेड। 118.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? बहुत सरल, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया जिसका नाम था टेस्ला। तो टेस्ला बहुत खतरनाक वैज्ञानिक था, इसका आप सबको इसके बारे में बताएंगे। अगला 45 के बाद 46। 46 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो जैसे 46 नंबर पहुंचे हमको एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन मिला कि यदि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। अब अगर किसी व्यक्ति का, बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा गया भैया, देखिए ठीक। तो अगर किसी व्यक्ति की, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका पूरा प्रतिबिंब आप देखना चाहते हैं, फुल साइड फोटो देखनी चाहते हैं, तो जितना बड़ा व्यक्ति है उसकी लंबाई की आधी लंबाई, जितना बड़ा व्यक्ति है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, जैसे इतना बड़ा व्यक्ति है तो आप इतना बड़ा अगर आप दर्पण लगा देंगे तो इस व्यक्ति की पूरी लंबाई आपको दिखाई इसमें देगी। अगर पूरी लंबाई आपको देखना, फुल साइड फोटो देखनी है तो ठीक। तो अगर इसमें ऊंचाई लेना है तो उसकी दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो होती है वो उसके हाइट की आधी होती है। मतलब अगर इसकी हाइट एच है तो इसकी क्या होगी, h/2 होगी। ठीक, चलिए सरकार अगला प्रश्न 47। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? बढ़िया नियम है, बताइए ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो वही अपने चचा जी, माइकल फैराडे। ठीक, 47 किसने किया था? माइकल फैराडे। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था इन्होंने, जिससे क्या होता था कि प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल या वोल्टता को कम या अधिक किया जा सकता था। इसी चीज से इसमें एक इसमें और विभव नाम आता है, इसमें निम्न विभव की एसी को उच्च विभव की एसी में बदल सकते थे ना। आगे चलिए इसके ट्रांसफार्मर समझाएंगे तो बताएंगे आपको। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए।
48 क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया, निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है, बताइए भैया कौन सा ऐसा आइटम है? तो देखिए भैया, इसमें एक होता है संयोजक तार। क्या होता है? संयोजक तार। यही क्या करता है? उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम में लाया जाता है। सही है। चलिए भैया 49 नंबर क्वेश्चन पे आए दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? कौन सा वैज्ञानिक है जो इलेक्ट्रोलिसिस का नियम दिया है? केल्विन, डाल्टन, आर्किमिडीज, एम फैराडे। तो भैया इसमें भी आएंगे आपके माइकल फैराडे। कौन आएगा? माइकल फैराडे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 50। शानदार क्वेश्चन है 50 नंबर पे। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का पूरा? अभी तो कुछ देर पहले शायद दूसरे वाले वीडियो में आपको बताया था कि ये है अभ्रक। क्या है? अभ्रक। आगे जो क्वेश्चन बता चुका हूँ उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। लिखा है, निम्न में कौन सी अदिश राशि है? अब अदिश राशि का मतलब क्या होता है? जिसमें भैया दिशा की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? अदिश राशि। लेकिन जिसमें दिशा की भी, ये अदिश राशि है ना, अदिश राशि। और लेकिन जिसमें दिशा भी जरूरत पड़े और परिमाण भी जरूरत पड़े, ऐसी जो राशि होगी, दिशा भी जरूरत पड़े और परिमाण भी जरूरत पड़े, उस राशि को हम लोग भैया सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि। तो निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अब अदिश राशियों के बारे में हमको पता लगाना है। तो आप बताइए कि अगर वेग है तो वो किसी दिशा में जाएगा, त्वरण है इसकी भी दिशा होती है, बल है तो आप जानते हैं ये बराबर यमय। तो लेकिन कार्य की कोई दिशा उषा नहीं होती, इसका मतलब अदिश राशि है कौन? आपकी कार्य। ठीक है। द्रव्यमान हो जाए, दूरी हो जाए, समय हो जाए, चाल हो जाए, दाब हो जाए, शक्ति हो जाए, वेग आवेग हो जाए, विद्युत धारा हो जाए, ये सभी जो हैं ये सब अदिश राशि आते हैं। ठीक है। लेकिन वेग है, विस्थापन है, बल है, त्वरण है, ये सब चीजें आपकी सदिश राशियां होती हैं। ठीक। लिख नहीं पाऊंगा बहुत ज्यादा भाई, बहुत अच्छे से, इसलिए बोल दे रहा हूं अधिक से अधिक। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? अब तो भैया इसे बताने की जरूरत ही नहीं है। तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी होगी? आप मुझे बताइए। हमने कहा था तरंग दैर्घ्य सबसे कम भैया लाल वाले को होती है, सॉरी क्या इसकी होती है, क्या कहते हैं, सबसे अधिक लाल वाले को होती है, फिर नारंगी वाले के, फिर तो ऐसे करते करते चले आएंगे तो सबसे लास्ट में कौन बचेगा भैया? हमारे बैगनी वाले बचेंगे। तो सबसे कम किसकी होती है? इसी बैगनी वाले की हो जाएगी। ठीक है। बैगनी मतलब बैगनी कलर भी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? अरे बड़ा सरल चीज है यार, रासायनिक द्वारा। अब देखिए थोड़ा, अब यांत्रिक ऊर्जा नहीं है, रसायन है। रसायन के द्वारा अगर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पे आपको क्या चाहिए? तो देखिए रसायन अगर है, जैसे आपको मोमबत्ती दिया होता तो मोमबत्ती को रसायन ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है, लेकिन ये कह रहा है रसायन ऊर्जा को किस में परिवर्तित करना है भैया? विद्युत ऊर्जा में। तो इसके लिए आपको एक चीज चाहिए होगा, संचायक सेल। क्या चाहिए होगा? संचायक सेल। संचायक सेल देखिए एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है रासायनिक ऊर्जा को, मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। अच्छा, इसमें दो प्रकार की बैटरियां लगती हैं ना, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है, उसको क्या कहते हैं, लेड अम्ल संचायक, और एक होता है क्षारीय अम्ल संचायक। दो रूपों में इसमें होते हैं, तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा संचायक सेल। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? सागर की गहराई कैसे मापते हैं भैया? फाइदोमीटर से मापते हैं। किससे? फाइदोमीटर से। तो 54 का हो जाएगा ए, फाइदोमीटर से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे।
सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे? बताइए। तो सूर्य के अगर सब बनाना है तो ऐसे, जैसे अगर कोई छतरी है, ऐसे अगर छतरी है तो इस छतरी, सूर्य छतरी है तो ऊपर वाला रंग सफ़ेद रखिए और अंदर वाला रंग काला रखिए, तो ये बेहतर होगा। ठीक, ये वाला विकल्प सही है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती, सबसे तेज ध्वनि की गति आपसे पूछ रहा है। बात बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, लगभग बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ठोस में, द्रव में, गैस में किस में होता है सबसे अधिक, तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा लोहा। ठोस में सबसे अधिक गति होती है ध्वनि की। ठीक, 57 नंबर, आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है? पहले वीडियो में ही बताया था। आवृत्ति मापने की इकाई क्या होगी भैया, जल्दी बता दीजिए आप सब हमको। हर्ट्ज होगी, हर्ट्ज हर्ट्ज हर्ट्ज। ठीक, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 58, निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस। अभी आपको हमने बताया था दूर दृष्टि दोष है, क्या लगाएंगे? निकट दृष्टि दोष है, क्या लगाएंगे? ये सब प्रश्न आपको बताया हूँ, आप सबको याद होना चाहिए। तो बताइए भैया, अगर हमको निकट दृष्टि दोष हो जाए तो हम क्या करेंगे? अवतल लेंस का शीशा, अवतल लेंस का लगा लेंगे निकट दृष्टि दोष के लिए। दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगा लेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 59, कांच का कौन सा प्रकार उष्मा प्रतिरोधी होता है? कांच का कौन सा प्रकार उष्मा प्रतिरोधी होता है? तो आप कहेंगे पायरेक्स कांच। कौन सा कांच? पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच जो होता है, ये बोरोसिलिकेट कांच भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? हम यही नाम लिख दें, नहीं तो भूल जाओगे। बोरोसिलिकेट, बोरोसिलिकेट ना, इसी को बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं। बोरोसिलिकेट कांच, इसी को बोरोसिलिकेट कांच भी कहा जाते हैं, या पायरेक्स कांच की, इसी को पायरेक्स कांच भी कहते हैं। ये तापीय प्रधान प्रधान प्रतिरोधक क्षमता इसकी अधिक होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 60, न्यूटन किसकी इकाई है? बहुत सरल क्वेश्चन। न्यूटन किसकी इकाई है? तो आप मुझे बताइए, न्यूटन किसकी इकाई है? बल की। ठीक है, आगे 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, बार किसकी इकाई है? बार किसकी इकाई है? बार, तो बार होती है वायुमंडलीय दबाव की, वायुमंडलीय दाब की। ठीक, 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब जल जमता है इसका घनत्व बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है? भैया जब जल घटेगा तो आप ही बताइए कि इसका घनत्व क्या हो जाएगा? इसका घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक, इसका घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब जल जमता है तो घनत्व घटेगा, लेकिन आयतन इसका बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए मोम है, घी है, ये सब पिघलने पर क्या होता है? इनका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, अब आइए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। मुख्य रंग कौन कौन से? इसको भी बता चुका हूं आपको। मुख्य रंग हमारे पास प्राइमरी कलर्स को कहा जाता है, लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला, RBG, यही हमारे पास प्राइमरी रंग होते हैं। लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला। डी वाला आपका सही हो गया, 63 का डी वाला। ठीक, 64 में आ जाइए भैया। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह कौन सी भौतिक मात्रक है जिसका आयाम ml² T⁻⁻² होता है? अरे बहुत मस्त है, आराम से चाहे तो आप लोग निकाल सकते हैं। इसका कैसे निकाल लेंगे? जैसे ml² है, ये ml² किसका होता है? ml² किसका होता है? T² किसका होता है? ये समय के लिए है, ये लंबाई के लिए है, ये द्रव्यमान के लिए है। तो आपका ये हो जाएगा क्या किया गया कार्य, W होगा। अगला देखिए, पूरा प्रूव कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको सिखाया था पिछले वाले वीडियो में। इसमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? बोलिए, इसमें विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? आप बताइए जल्दी, इसमें विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? चालक मतलब जिसमें विद्युत गमन कर सके, तो बोलिए कौन सा है? विद्युत का सबसे बेहतरीन चालक कौन सा है? समुद्री जल। समुद्री जल, अगर समुद्री जल है तो विद्युत का बेहतरीन चालक है। क्यों? क्योंकि उसमें लवण होते हैं। क्या होते हैं? लवण होते हैं, मतलब सॉल्ट होता है। ठीक भैया, सॉल्ट होता है। आ गए
66 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके। प्रतिध्वनि को अगर सुना जा सकता है तो वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। बेहतरीन चीज आपसे पूछ रहा है, सबको आना चाहिए, प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसकी होती है जो दूरी वो होती है 17.2 मीटर, 17.2 मीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 66 के बाद 67। एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट, ये आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया है। आगे क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहे हैं सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। देखिए अगर भाई सही बात पूछा जाए तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक अगर पहुंचने के लिए पूरी बात सही हम लोग करें तो कुल मिलाकर 8 मिनट 16.5 सेकंड के करीब लगते हैं। कितना लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड्स के करीब लगते हैं अगर जोड़े घटाएं तब पूरा। लेकिन अमूमन सीधे सीधे अगर एक तरीके से देखें तो इसमें कहीं कहीं आपको विकल्प मिलेगा 8 मिनट 22 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, ऐसे विकल्प आपको मिलते हैं। तो 8 मिनट 20 या 22 मिनट तो लगा लीजिए। जब सेकंड वाली बात करें तो आप उसे जोड़ लिया करिए। तो अगर हम 8 मिनट जोड़ते हैं तो 8 छंग 48, 480 होगा। अगर 20 और जोड़ दें तो 480 20 500 होगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए 568 का डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भैया। 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो अब आप सीधे सीधे समझ जाइए, इसका विकल्प नहीं दे रहा है। 2 मिनट ये गलत है, 6 मिनट ये भी गलत है। 8 मिनट 20 सेकंड 22 सेकंड लोग कहते हैं, लेकिन आप इसको मानिएगा जो अगर कभी आपसे ओरिजिनली पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे 8 मिनट 16.6 सेकंड। इतना टाइम में प्रकाश पहुंच जाता है पृथ्वी पर। ठीक है, क्योंकि 14,96 लाख किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच में 14,96 लाख किलोमीटर की दूरी है। और जो इसकी जो प्रकाश की सूर्य से प्रकाश की गति होती है 299.792 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आती है। 299.792 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आती है। और पूरी जो दूरी है वो कितनी है? 14,96 लाख किलोमीटर, इतनी दूरी है। तो अब आप चाल बराबर दूरी बेटा समय से निकाल लीजिए, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबक किससे तैयार किया जाता है। विद्युत चुंबक किससे तैयार किया जाता है? अगला प्रश्न है आपका, विद्युत चुंबक किससे तैयार किया जाता है। तो भैया नरम लोहा से, नरम लोहे से विद्युत चुंबक तैयार किया जाता है। ठीक मेरे भाई, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 अगर हम लोग देखें तो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 71 में, कह रहे हैं कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई आपसे पूछ रहे हैं, सरल प्रश्न है, हम सबको ये प्रश्न आना चाहिए। 71 नंबर क्वेश्चन में कार्य तथा ऊर्जा का जो इकाई है वो है हमारा जूल। क्या है? जूल है। 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा है लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है, तो अभी इसके पहले ही बताया था कि वो काला दिखाई देगा। लाल गुलाब को अगर नीले फिल्टर से देखेंगे तो काला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा समझाया था वहां पर। ठीक, कि अगर किसी वस्तु को क्या कहते हैं कि कोई वस्तु उस रंग की ही दिखाई देगी जिस रंग का वो उत्सर्जन करेगी ना। तो अगर कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो काली दिखाई पड़ेगी। तो लाल गुलाब को जब किसी नीले फिल्टर से देखेंगे तो क्या करता है? काला दिखाई देता है। क्या है?
क्योंकि वो लाल रंग जो होता है फिल्टर में अवशोषित हो जाता है। जैसे उसमें जितने भी रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला, मुख्य रंग जो भी, तो वो उन्हीं में अवशोषित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिनके मिश्रण जो बनता है, मिश्रण द्वारा जो अलग अन्य रंग होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। तो ये क्या होता है, जब अवशोषित कर लेता है तो केवल केवल क्या बचता है, काला बचेगा, काला दिखाई देगा ना। 73 नंबर क्वेश्चन, आइए 73 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है भैया? सबसे अधिक अपवर्तनांक आपके हीरा का होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भाई आइए 74 नंबर क्वेश्चन। आज ये प्रैक्टिस सेट खत्म कर देंगे साइंस और फिजिक्स वाली, फिर केमिस्ट्री पे आएंगे, 150 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी बनाएंगे। 74 नंबर क्वेश्चन में आइए। 74 में कह रहे हैं, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है? ये तो आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी रंग दिखाई देगा तो उसका एकमात्र कारण होता है प्रकीर्णन। क्या कारण होता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब फैलना, फैलना मतलब बिखरना, तो इसका विकल्प सही होगा आपका बी। चलिए मेरे दोस्त, देख रहे हैं कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक बार आप पढ़िए तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक थे, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन के कई चीजें आपको बताया करता था, पहले बताया था। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन में लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? अब आइए जरा देखते हैं कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। तो आप मुझे बताइए कौन सी भौतिक राशि है जो अन्य से भिन्न है? तो आपका नाम तुरंत आना चाहिए, तुरंत नाम आना चाहिए आपका बल। तुरंत नाम आना चाहिए बल। क्यों आना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग देखें, कार्य या गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, ये सब की सब, चाहे कार्य हो, चाहे ये गतिज ऊर्जा हो, चाहे ये स्थितिज ऊर्जा हो, ये सब की सब अदिश राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? अदिश राशि हैं, अदिश राशि हैं। ठीक है, अदिश राशि हैं। लेकिन ये जो बल है हमारा, ये हमारा भैया सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है, इसीलिए ये बल इन सब से क्या है? अलग है। क्वेश्चन नंबर 76, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? अब भैया बह रहा है, ऐसे 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 चल रहा है, तो उसमें गति होगी कि नहीं होगी? अब गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो तो उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर ये गति करता रहेगा तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? गतिज ऊर्जा। ठीक। 77, अगला क्वेश्चन है 77, आर्द्रता किससे मापी जाती है? पहले ही बता चुका हूं, हाइग्रोमीटर से। झम से लगा दीजिए एक। किससे लगाते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से लगाते हैं, हाइड्रोमीटर नहीं, हाइग्रोमीटर। ठीक, ये वाला गलत है। हाइग्रोमीटर से मापते हैं आर्द्रता को। ठीक, चलिए अगला है हमारा भैया, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का खोज और उसका प्रतिपादन इसमें से किसने किया? जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज और उसका प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 78। तो किसने किया था भैया? ये हमने आपको पहले ही बता रखा है, आर्किमिडीज साहब ने किया हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, टूट कर गिरते हुए पिंड के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आप लोग जानते हैं टूट कर गिरते हुए सिद्धांत की खोज किसने की थी? आप लोग फल वाला चीज पढ़े ही होंगे, तो वहां पर आपको न्यूटन बताया जाता है, लेकिन टूट कर गिरते हुए पिंड की जो खोज थी उसकी खोज करने वाले हमारे गैलीलियो साहब थे। कौन से? गैलीलियो साहब थे, जो पिंड के टूटने के नियम की प्रतिपादन किए थे। ठीक, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन, टर्मिनल डॉपलर। 80 नंबर क्वेश्चन, टर्मिनल डॉपलर रेडार टीडीआर किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो टीडीआर होता है, ये खराब मौसम अगर है, कभी मान लीजिए मौसम खराब हो गया और हवाई जहाज की लैंडिंग करानी है, तो उसकी जानकारी के लिए किया जाता है। जैसे भूकंप के मापांकन के लिए तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, आप जानते ही हैं। तो आप यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? खराब मौसम में हवाई जहाज। गहरे समुद्र मार्गदर्शन के लिए आप जानते हैं सोनार लगाया जाता है ना? यहाँ पर सोनार प्रयोग किया जाता है, सोनार। यहाँ भूकंप के लिए सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। ठीक, सिस्मोग्राफ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक भैया, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81,
प्रकाश वोल्टीय सेल होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होता है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल को कहते हैं, सौर सेल को कहते हैं प्रकाश वोल्टीय सेल। अब आज की प्रैक्टिस सेट का आखिरी, भौतिक विज्ञान की प्रैक्टिस सेट की आखिरी प्रैक्टिस सेट और आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन भैया क्या है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? विद्युत उत्पादन भैया अपने यहाँ सबसे जो सर्वाधिक हिस्सा है वो किसका है? ताप विद्युत का है। किसका है? ताप विद्युत का। ठीक, तो मेरे भैया आज ये क्वेश्चन आपके 82 क्वेश्चन हमने फिजिक्स के पूरे कंप्लीट कराए हैं 3 वीडियो में। 82 क्वेश्चन में 3 वीडियो में हमने दिए हुए हैं। तीनों वीडियो आप देखिए। आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जो भी परीक्षा देने जाएंगे, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे ये यूपी ट्रिपल एससी की हो, चाहे वो एनटीपीसी की हो, चाहे वो ग्रुप डी की हो, चाहे वो पुलिस की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा आप देने जाएंगे इसमें आपको बहुत फायदा होगा। इसलिए आप फिजिक्स का क्वेश्चन करा दिया हूँ, अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी जितने क्वेश्चन 80 90 100 मिल पाएंगे वो करा दूंगा, उसे भी करिए। और भी क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इसको 1 बार 2 बार 3 बार आप वीडियो देखा करिए, छोटे छोटे वीडियो, आपका ऑटोमेटिक सब तैयार हो जाएगा, कभी कोई चीज़ लिखनी पढ़नी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से बता देता हूं क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल आपके लिए ला रहा हूं, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब किया तो लाइक तो कर ही दीजिए और बच्चों के बीच में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जब शेयर करेंगे तो और लोग आपके साथ जुड़ेंगे और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक मेरे भैया, चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं मेरे भाई, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट और अगले नॉलेज के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।